नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम पीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न श्रृंखला शुरू करने चल रहे हैं। और ये प्रश्न श्रृंखला में जो प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे वो 3 तरह के प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न वो जो कि आपको विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और दूसरे तरह के वो प्रश्न जो कि इन पर आधारित हैं, वो इसको हमने बनाया हुआ है। और तीसरे तरह के वो प्रश्न होंगे जो टोटल पूरी तरह से नए प्रश्न होंगे, जो ना तो कभी पूछे गए हैं और ना उनका उनसे कोई कनेक्शन है, वो बिल्कुल नए प्रश्न होंगे। और ये जो हमारे द्वारा बने पूरी तरह से नए प्रश्न होंगे वो कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और दोनों को मिलाकर जो एक एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का लेवल काफ़ी डीप होगा। तो ये जो प्रश्न श्रृंखला आयोजित कराने का हमारा जो उद्देश्य है वह ये है कि ये सब परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या प्रवक्ता की परीक्षा है, नेट की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, ये काफ़ी बड़ी परीक्षाएं, ये छोटी परीक्षा नहीं है। तो इन परीक्षाओं की जो प्रश्न श्रृंखला होनी चाहिए उसके प्रश्न इस तरह होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हम इन प्रश्नों का विश्लेषण, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पे समझाएंगे। तो क्योंकि ये परीक्षाएं बड़ी हैं इसलिए इसकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न श्रृंखला हमारी होगी वो आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो आज से हम इस प्रश्न श्रृंखला को शुरू करने चल रहे हैं, और रोज मैंने हमारी जो प्रश्न श्रृंखला जाएगी उसमें वो अल्टरनेट होगी कि एक दिन भूगोल, अगले दिन पॉलिटिकल साइंस, फिर भूगोल, फिर पॉलिटिकल साइंस। तो एक दिन में हमारी कोशिश है कि हम आपको लगभग 15 प्रश्नों का अभ्यास कराएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक थे। ए ऑप्शन है एडविन हबल, बी ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटर, सी ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, और डी ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर तो देख ही लेंगे, लेकिन उसके पहले उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जरा देख लेते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है शार्ट में, और इसके पीछे क्या प्रयास किए गए। तो एक अमेरिकी खगोलविद थे जिनका नाम ये लिखा हुआ है एडविन हबल। तो ये गैलेक्सीज पर इनका रिसर्च चल रहा था। तो इन्होंने 1920 के दशक में एडविन हबल ने 1920 के दशक में देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी दोनों गैलेक्सी, जितनी गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में, वो एक दूसरे से दूर हट रही है। अगर मान लें एक गैलेक्सी ये है, दूसरी गैलेक्सी ये है, तीसरी गैलेक्सी ये है, चौथी गैलेक्सी ये है, तो इन्होंने बताया कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे अगर हम 3 डायमेंशन में देखें कि एक गैलेक्सी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस चीज को इन्होंने देखा डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, लाइट पर लगने वाले डॉपलर इफेक्ट के द्वारा देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जैसे ही ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इनके दूर जाने की गति उतनी ही तेज बढ़ती जा रही है। यानी इसका मतलब ये हो कि जब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये इन्होंने देखा। तो इसी से, इनके इस विचार से प्रेरणा किसको मिली? बेल्जियम के साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेंटर को। जॉर्ज लेमेंटर को। तो जॉर्ज लेमेंटर खुद एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक भौतिक विज्ञानी थे, गणितज्ञ थे, प्रोफेसर थे विश्वविद्यालय में। तो इन्होंने, इनका भी रिसर्च इस पर चल रहा था, तो इन्होंने देखा कि गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। तो यहीं से एक बहुत बड़े सिद्धांत की उत्पत्ति होती है जिसका नाम था बिग बैंग सिद्धांत, और इसको प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंटर ने, आगे चलकर 1927 में। तो इन्होंने, जॉर्ज लेमेंटर साहब ने देखा कि जब ये गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, यानी ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि जब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कभी वो पास रही होंगी। तो ये इसको कालांतर में पीछे की ओर हटते चले गए। तो इन्होंने देखा कि
काफी पीछे हटते चले गए कि अगर हम कालांतर कालक्रम में पीछे जाएं तो गैलेक्सीज एक दूसरे से पास रहेंगी और पास रहेंगी और पास रहेंगी, यानी ब्रह्मांड आज इतना है तो 1 करोड़ वर्ष पहले इतना होगा, 10 करोड़ वर्ष पहले और इतना होगा, 50 करोड़ वर्ष पहले और इतना होगा। तो उसको समेकित करते गए, चिमटाते गए, और उन्होंने कहा कि 15 अरब वर्ष पूर्व समूचे ब्रह्मांड का पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित था। इस बिंदु को उन्होंने कहा प्राथमिक परमाणु या प्रीमेबल एटम। जॉर्ज लेमेंटर ने कहा इसको प्रीमेबल एटम, यानी 15 अरब वर्ष पहले ये समूचे ब्रह्मांड का पदार्थ, ऊर्जा, स्पेस सब कुछ इसी के अंदर समाहित था। तो उन्होंने कहा 15 अरब वर्ष पहले इसमें अपनी ही आंतरिक क्रियाओं द्वारा, यानी नाभिकीय विखंडन के द्वारा इसमें ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, और ये बिंदु इसमें विस्फोट हुआ तो इसके अंदर की जो ऊर्जा बाहर की ओर प्रसारित हुई और धीरे धीरे करके उसका विस्तार होता गया। उसमें आगे चलकर धीरे धीरे परमाणु बने, फिर गैसेस बनी, फिर उसके बाद गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर सौरमंडल बने, ग्रह बने, सूर्य बने, तारे बने। तो ऐसे गैलेक्सी बनी और बहुत सी गैलेक्सीज की संरचनाओं को मिला के कहा गया सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, और पता नहीं कितनी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के समूहन, यानी उनको मिलकर बना हमारा पूरा ब्रह्मांड। तो इस पूरे सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज लेमेंटर को। तो ये सिद्धांत किसके नाम पर है? जॉर्ज लेमेंटर साहब के नाम पे, यानी आपका उत्तर बी सही होगा। इसके बारे में एक फैक्ट और देख लें कि आगे चलकर 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इसी का परिष्कृत रूप या इसकी विस्तृत व्याख्या दी थी। तो अगर कभी दूसरा प्रश्न बन जाए कि बिग बैंग सिद्धांत का परिष्कृत रूप या विस्तृत व्याख्या किसने की, तब उत्तर लगेगा रॉबर्ट वैगनर। अदरवाइज जब सिद्धांत का नाम पूछा जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया, तब आपको उत्तर रहेगा बी, यानी जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है, तो इस प्रश्न के बाद अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो कूट फर्स्ट, पहला वाला कूट दिया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। और सेकंड, दूसरा वाला कथन दिया है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी खगोलविद जॉर्ज लेमेंटर थे। ऑप्शन में है कूट में ऑप्शन ए सिर्फ फर्स्ट सही है, बी ऑप्शन सिर्फ सेकंड सही है, सी ऑप्शन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, और डी ऑप्शन है ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो इस तरह के प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं, ट्रेंड बढ़ रहा है कि 2 कथन दे दिए जाते हैं और उसमें इस तरह के ऑप्शन बनाए जाते हैं कि सिर्फ एक सही, सिर्फ दूसरा कथन सही, ना तो सी ऑप्शन रहता है दोनों कथन सही, डी में रहता है कि ना तो पहला सही ना दूसरा सही। तो इन कथनों को सावधानी से पढ़ने की जरूरत होती है, अदरवाइज छोटी सी चूक से प्रश्न गलत हो जाता है। तो पहले वाला देखिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, एकदम सही है। कथन नंबर दूसरा लिखा है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी खगोलविद जॉर्ज लेमेंटर थे। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक तो जॉर्ज लेमेंटर हैं, लेकिन वो बेल्जियम के हैं, वो अमेरिका के नहीं है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाला स्टेटमेंट सेकंड ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचा? सिर्फ पहला कथन सही बचा इसमें, क्योंकि अगर यहाँ पर बेल्जियम लिखा होता, बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेंटर थे, तब ये सही होता। उन्होंने थोड़ा सा, हमने ये हमारा बनाया हुआ प्रश्न है, मूल प्रश्न है, तो इसमें थोड़ा सा हमने ट्विस्ट दिया है, बेल्जियम की जगह अमेरिका कर दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ फर्स्ट सही होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे सिर्फ फर्स्ट सही, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, पहला ही उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में
सूर्य को कितना समय लगता है? ए ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, बी ऑप्शन है 10 करोड़ वर्ष, सी ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष और डी ऑप्शन है 50 करोड़ वर्ष। तो जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी तरह से जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी तरह से सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र यानी गैलेक्टिक सेंटर की के चारों ओर परिक्रमा करता है और उस गैलेक्टिक सेंटर को कहते हैं हम बल्ब। उसके भी केंद्र में है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी या मिल्की वे का जो सेंटर है गैलेक्टिक सेंटर, उसके चारों तरफ सूर्य भी परिक्रमा करता है। तो उसको लगने वाला जो समय है वो है 25 करोड़ वर्ष। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको जान लेंगे कि इसका समय है 25 करोड़ वर्ष, यानी सूर्य 25 करोड़ वर्ष में गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूमकर फिर अपने उस स्थान पर आ जाता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, 25 करोड़ वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4, मंदाकिनी गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा? और ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है आइजक न्यूटन, ऑप्शन बी है एडविन हबल, ऑप्शन सी है एस चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी है। तो सन 1610 में इटली के वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था। तो उन्होंने 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने इस हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी या मिल्की वे आकाशगंगा को टेलीस्कोप से 1610 ईस्वी में देखा था। और ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल विज्ञानी थे गैलीलियो, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता थे यानी भौतिक विज्ञानी थे। तो आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। फैक्चुअल क्वेश्चन है टोटली, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जो प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। इसका कारण है, ये ऑप्शन दिया है, इसका बृहदाकार, बी इसका कम द्रव्यमान, सी इसका उच्च घनत्व और डी इसका उच्च गुरुत्वाकर्षण। यानी प्रश्न में ये पूछा गया है कि ब्लैक होल ऐसा पिंड है कि जो प्रकाश को भी अपने से बाहर नहीं निकलने देता। तो इसका मुख्य कारण इन चार में से क्या है? तो हम इन चीजों को जरा देखते हैं, द्रव्यमान, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, इन तीनों का कॉन्सेप्ट पहले समझ लें तो इस प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे, इस पर बेस्ड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक परीक्षाओं में और जो नए प्रश्न बनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपसे सारे प्रश्न करते बनेंगे। तो साइंस कहती है कि अंतरिक्ष में या स्पेस में दो कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? ये अगर एक कण है या अणु मान ले, बिल्कुल सबसे छोटी संरचना, एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो इन दोनों अणुओं का अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होगा और इसी द्रव्यमान की वजह से ये दोनों अणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम द्रव्यमान बढ़ाते जाएं या द्रव्यमान बढ़ता जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। उसको हम देख भी सकते हैं। यदि इस अणु के चारों तरफ हम 1 करोड़ अणु आपस में और इकट्ठा कर दें, इस अणु के चारों तरफ भी हम 1 करोड़ अणु इकट्ठा कर दें, तो ये जो पिंड बना छोटा सा, इस पिंड का द्रव्यमान पहले की तुलना में 1 करोड़ गुना हो गया, इसका द्रव्यमान भी 1 करोड़ गुना हो गया। तो ये दोनों अब 1 करोड़ गुने अधिक आकर्षण बल से एक दूसरे को खींचेंगे। यानी निष्कर्ष से निकलता है कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान हम बढ़ाते जाएं तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। आगे चलकर इसी चीज को हम देखते हैं कि जैसे स्पेस में या अंतरिक्ष में या अपने सौरमंडल में देख सकते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, तो उनके अंदर द्रव्यमान है। इसी वजह से वो पिंड हर पिंड को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं या खींचते हैं। तो पृथ्वी के अंदर भी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस वजह से? पृथ्वी के सभी अणुओं का जो इकट्ठा द्रव्यमान है उससे जो समेकित
गुरुत्वाकर्षण बल बन रहा है, उस बल के कारण वो हर पिंड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि द्रव्यमान अधिक तो गुरुत्वाकर्षण अधिक। यानी यदि किसी पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा, बढ़ाते जाएं हम द्रव्यमान को, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, यानी वस्तुओं को आकर्षित करेगा। यानी यहां आप एक संबंध देख सकते हैं कि किसी वस्तु के अपनी ओर खींचने के लिए सबसे तात्कालिक जो कारण है वो गुरुत्वाकर्षण, और उच्च गुरुत्वाकर्षण का कारण उच्च द्रव्यमान बनेगा। क्रम से देखेंगे, वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का जो सीधा कारण है, प्रत्यक्ष कारण है, वो गुरुत्वाकर्षण, और उस उच्च गुरुत्वाकर्षण का कारण है उच्च द्रव्यमान या अधिक द्रव्यमान का। इन चीजों को दिमाग में रखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हम और बता रहे हैं, फिर हम प्रश्न पे आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं, और घनत्व का अभी हमने देखा कि द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण से क्या संबंध है। इसके बाद हम देखेंगे घनत्व का गुरुत्वाकर्षण से क्या संबंध है। तो घनत्व के बारे में हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जो लोग साइंस के बारे में जानकारी रखते हैं वो इस चीज को जानते होंगे, और अगर इसका थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम प्रश्न पे आएंगे। इसमें आप देख रहे हैं घनत्व और आयतन में प्रतिलोमानुपाती संबंध है, और घनत्व और आयतन में प्रतिलोमानुपाती संबंध है, और घनत्व और द्रव्यमान में अनुलोम संबंध है। यानी घनत्व द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें साइंस की भाषा से हम अगर देखें कि अगर दो अलग अलग वस्तुओं को हम देखें और उन दोनों के आयतन अगर हम स्थिर कर दें, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व अधिक होगा। जहां पर संबंध अनुलोमानुपाती होता है वहां पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर इसका मान अधिक होगा तो इसका मान भी अधिक होगा। अगर द्रव्यमान का मान कम होगा तो घनत्व का मान कम होगा, अगर द्रव्यमान का मान ज्यादा होगा तो घनत्व का मान भी ज्यादा होगा। कब? स्थिर आयतन पर। यानी अगर हम दो वस्तुओं को लें और दोनों के आयतन को हम समान रख दें, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका घनत्व भी कम होगा। इसके हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, हमने क्या किया कि 1 लीटर वाला एक जार लिया, एक लीटर वाले जो 2 जार लिए। इस 1 लीटर के जार में 1 लीटर का ये भी है, 1 लीटर का ये भी है। इसमें हमने पानी भरा और इसमें हमने शहद को भरा। इसमें पानी को भर दिया, इसमें शहद को भर दिया। अगर इसको हमने पूरा पानी से भर दिया और इसका वजन लिया तो इसका वजन निकलेगा 1 किलोग्राम पानी का, और इसमें इसी 1 लीटर वाले जार में शहद भर दिया तो इसका वजन निकलता है 1 किलो 42 ग्राम। लेकिन हम 1.5 किलो ले लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम। तो यहां पर पहले इस कैलकुलेशन से देख लें कि डेंसिटी ऑफ वाटर माने पानी का घनत्व बराबर क्या होगा, मास ऑफ वाटर यानी पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम बटे इसका आयतन 1, यानी मान निकला 1। यानी जल का घनत्व भी निकला 1। और शहद का घनत्व जरा देखिए, डेंसिटी ऑफ हनी यानी शहद का घनत्व बराबर क्या होगा, शहद का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम बटे शहद का आयतन, इसमें 1.5 में इसका भाग देंगे तो निकला 1.5। यानी आप देख रहे हैं कि शहद का घनत्व निकला 1, पानी का घनत्व निकला 1 और शहद का घनत्व निकला 1.5 यानी 1.5, जबकि दोनों का आयतन समान है। पानी का आयतन भी 1 लीटर है, शहद का आयतन भी 1 लीटर है, लेकिन इस 1 लीटर पानी में
तो इस 1 लीटर पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम निकला और इस 1 लीटर शहद का द्रव्यमान 1.5 किलो निकला। यानी शहद का घनत्व तो बढ़ गया और शहद के घनत्व के बढ़ने का मुख्य कारण क्या बना? इसके द्रव्यमान का अधिक होना। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका पानी का द्रव्यमान 1 लीटर में कम है और 1 लीटर ही शहद का द्रव्यमान अधिक है। तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? 1 मिनट रुक के एनालिसिस करेंगे कि शहद का घनत्व अधिक और पानी का घनत्व कम। कारण शहद का द्रव्यमान ज्यादा है और पानी का द्रव्यमान कम है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जब शहद का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका मतलब है उतने ही आयतन में इसका द्रव्यमान 1 किलो, इसका 1.5 किलो। तो परिणाम क्या निकला? इसमें अणुओं की संख्या, उसका क्यों इसका द्रव्यमान अधिक है? क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है। अगर इसमें 1000 अणु होंगे तो फिर इसमें 1500 अणु निकलेंगे, उतने ही आयतन। उसका परिणाम क्या निकलेगा कि अणु पास पास होंगे। शहद के अणु ज्यादा पास पास होंगे और पानी के अणु ज्यादा दूर दूर होंगे। तो इसमें अणुओं की संख्या बढ़ गई, यानी शहद में अणुओं की संख्या ज्यादा हो गई तो अणुओं का द्रव्यमान ज्यादा हो गया तो उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो जाएगा। यदि इसका सेंस से निकला कि अगर इसका घनत्व कम, इसका घनत्व ज्यादा, तो इसका द्रव्यमान कम, इसका द्रव्यमान ज्यादा। और जब शहद का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से इसके अणु किसी पिंड को अगर इन्हें खींचना हो तो ये गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगाएंगे। यानी निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पिंड का घनत्व ज्यादा हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि उसमें द्रव्यमान की मात्रा अधिक रहेगी। तो हम एक चार्ट के द्वारा फिर से इस चीज को देखेंगे। पहले हमने देखा था कि अगर द्रव्यमान अधिक है तो घनत्व तो अधिक होगा, ये देखा हमने। और घनत्व तो अगर अधिक होगा तो इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। अणुओं की संख्या ज्यादा होने का परिणाम क्या होगा कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा तो यह पिंड, अगर किसी पिंड के साथ ये चीजें कि उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। और अगर गुरुत्वाकर्षण अधिक है तो वो चीजों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, माने आकर्षित करेगा। अब इससे हमें निष्कर्ष पे पहुंचना है कि यानी किसी चीज, अगर कोई पिंड जैसे पृथ्वी ही किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, तो उसका प्रत्यक्ष कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। और उस गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है या तो उच्च घनत्व या उच्च द्रव्यमान। वो दोनों एक ही चीजें हैं। घनत्व जो है वो द्रव्यमान की एक विशेष अवस्था या विशेष स्थिति है जो कि उसको ये व्यक्त करती है कि कितने आयतन में कितने अणु हैं। बस इतना अंतर है इन दोनों में और कुछ नहीं। यानी हम चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात, अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हुआ तो कोई चीज पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम यहाँ आपको ये चीजें इसलिए बता रहे हैं कि इसको अगर समझ लेंगे तो ब्लैक होल के बारे में समझना आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं ब्लैक होल के ऊपर कि सभी गैलेक्सीज में एक बहुत बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल मीन्स उसका आकार बहुत अधिक होता है। जैसे हमारी गैलेक्सी है तो उसका चित्र इस तरह से एक ब्लैक होल ऐसे बीच में है और ये उसकी स्पाइरल आर्म्स है। सूर्य यहाँ पर कहीं पर है। अगर मान लीजिए कोई तारा इस तरह से यहाँ से गति करता हुआ आगे बढ़ता बढ़ता कभी न कभी जाकर इस ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा, या अगर तारा यहाँ पर पहुंचा ब्लैक होल के करीब तो ये ब्लैक होल क्या करता है, अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण की वजह से
इसके बारे में जो तथ्य सामने आता है कि ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत अधिक है, ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ब्लैक होल का घनत्व बहुत अधिक है तो अभी हमने देखा था कि इसका गुरुत्वाकर्षण उच्च होगा, तो उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तारे को अपनी ओर खींच लेता है। और तारा जब इसके अंदर पहुंच गया, तारा जब इसके अंदर पहुंच गया तो इसके उच्च घनत्व के कारण उच्च गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण उस तारे पर अंदर की ओर एक बहुत तेज बल लगता है और उस तारा जो है ब्लास्ट कर जाता है। और फिर उससे निकलने वाला प्रकाश जो बाहर निकलता है, निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तारा इसको अपने में से बाहर नहीं निकलने देता। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण छिद्र यानी किसी भी गैलेक्सी के अंदर जो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल है, एक ऐसा पिंड है जो प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। इसका कारण जब हमसे पूछा जाएगा तो सबसे सही और सबसे पहला कारण क्या होगा? उच्च गुरुत्वाकर्षण। अगर उच्च गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरा वाला आंसर सही होगा, उच्च घनत्व। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा उच्च गुरुत्वाकर्षण। और उसके बाद अगर उच्च गुरुत्वाकर्षण ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर हमारा ऑप्शन सही होगा, फिर सही होगा उच्च घनत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसमें कथन या ब्रैकेट में लिखा है ए, कथन मीन्स एसेप्शन या ए। इसमें लिखा है कथन में ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, और उसके नीचे वाले में लिखा है कारण यानी रीजन या ब्रैकेट में आर। इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि यह प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता। और अब कूट दिए हैं ए ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो कथन कारण के प्रश्न को कैसे किया जाता है हम ये भी बता दे रहे हैं और फिर इस प्रश्न को देखेंगे। तो कथन कारण के जो प्रश्न दिए होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं इस तरह से कि एक कथन दे दिया जाएगा, एक उसका रीजन के रूप में दे दिया जाता है। और शुरू के 2 वाक्य जो रहते हैं इसमें रहता है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, और पहले में कि आर ए की व्याख्या करता है, दूसरे में ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यानी पहले वाले की आधा भाग समान रहता कि ए तथा आर दोनों सही हैं, और पहले में रहता व्याख्या करता है, दूसरे में व्याख्या नहीं करता है। और सी में रहता ए सही किंतु आर गलत, और डी में ए गलत किंतु आर सही। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को, कथन कारण के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सत्यता की जांच करनी होती है कि दोनों कथन सही हैं कि नहीं, दोनों कथन सही हैं अथवा गलत हैं। अगर ये दोनों कथन सही हैं तो आंसर आपका ए या बी में से कोई होगा, क्योंकि इसमें इसकी आधी लाइन दोनों में समान है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। यहां से बदल जाता है, इसमें आर ए की सही व्याख्या करता है, इसमें आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो अगर ये दोनों वाक्य सही हैं तो आपका आंसर ए या बी में से कोई एक होगा, सी और डी तो नहीं हो सकता। और अगर इन दोनों में से कोई एक प्रश्न गलत हो, कोई एक वाक्य गलत हो गया, इन 2 वाक्यों में से कोई एक वाक्य गलत हो गया, तो सी और डी में देखिए, एक में ए सही है किंतु आर गलत है, इसमें ए गलत है किंतु आर सही, माने सी और डी में एक गलत एक सही होता है। तो आंसर आपका सी या डी में से कोई एक वाक्य होगा, कोई एक आपका आंसर इधर जाएगा, या सी या डी में से आंसर जाएगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इसको कह सकते हैं कि ये मूल वाक्य है। पहला वाला जो कथन लिखा है वो मूल वाक्य होता है, और दूसरा नीचे जो लिखा रहता है वो इसका कारण होता है। यानी इसको हल करने के पीछे जो साइंस है वो ये है कि मूल वाक्य ये है, इस वाक्य के निर्माण में या नीचे लिखे गए वाक्य यानी रीजन वाले वाक्य का उसमें योगदान है कि नहीं है। अगर इस वाक्य के निर्माण में इसका योगदान है तब व्याख्या होगी, अन्यथा व्याख्या नहीं होगी। दूसरे शब्दों में एक चीज और कह सकते हैं कि ये कारण होता है और ये परिणाम होता है, ये कारण और ये परिणाम, अथवा जो बात हमने पहले कही वो सही है कि ये मूल वाक्य है और ये इसका कारण। तो देखना हमें कैसे है कि देखने का तरीका क्या होता है कि पहले दोनों को हम चेक कर लें कि सही है कि नहीं सही है। तो पहला कथन हमने पढ़ा कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, ये कथन अपने आप में सही है।
उसका कारण क्या है? अभी अभी हमने इसके पहले प्रश्न में जो व्याख्या दी थी उसमें हमने देखा था कि ब्लैक होल का घनत्व या गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने से वो प्रकाश को बाहर निकलने नहीं देता। तो कोई चीज हमें तब इसलिए दिखती है कि या तो उसकी डायरेक्ट लाइट हम तक आती हो या तो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट हम तक आती हो, तभी वो चीज हमें दिखाई दे सकती है। और अगर कोई प्रकाश हम तक आए ही ना तो फिर वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। तो ब्लैक होल के बारे में ये है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि प्रकाश को भी जब अपने में से बाहर निकलने ही नहीं देता तो ब्लैक होल को हम देख ही नहीं सकते। तो ये लाइन अपने आप में सही है। कारण लिखा है इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि यह प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता, ये भी सही है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या क्या इसमें व्याख्या हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमें देखना है इस वाक्य के निर्माण में इसका रोल है कि नहीं। तो तकनीकी रूप से हमें करने का तरीका ये होता है कि हम बीच में क्योंकि लगा दें। अगर ये वाक्य दोनों वाक्य संतुष्ट होते हैं तो व्याख्या होगी, और अगर दोनों वाक्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो व्याख्या नहीं होगी। और वाक्य संतुष्ट तभी होता है जब दूसरा वाक्य रीजन वाला वाक्य इसका कारण बन रहा हो। अगर कारण नहीं बनेगा तो व्याख्या नहीं होगी। तो क्योंकि लगाकर हम पढ़ते हैं ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि यह प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता। वाक्य अपनी तरफ पूरी तरह संतुष्ट हो रहा है और हमें देख रहे हैं कि ब्लैक होल को ना देखे जाने का कारण यही है कि प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण यह प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? पहला वाला उत्तर कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिर्फ क्या किया, कथन को कारण में और कारण को कथन में पलट दिया। तो फिर देखते हैं अब इसमें क्या होता है। कथन को कारण में और कारण को कथन में पलट दिया। तो जो कथन में लिखा कारण में था उसको यहाँ पर कथन में डाल दिया और कथन वाले वाक्य को कारण में डाल दिया। अब देखते हैं व्याख्या होती है कि नहीं होती। तो वाक्य तो दोनों सही रहेंगे क्योंकि वाक्य तो वही थे, अब उनको सिर्फ बदला है हमने। फिर भी देख लेते हैं कि ब्लैक होल का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि यह प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता। ये बिल्कुल सही है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक होल का गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत अधिक है, इसलिए वो प्रकाश को बाहर ही नहीं निकलने देता। और कारण में लिखा है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। ये लाइन भी सही है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। अब हमारे लिए व्याख्या देखना कि व्याख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्योंकि लगा दें, फिर वही इसके पीछे का फिर वही साइंस लगेगा कि अगर इस वाक्य के निर्माण में इसका योगदान है तो व्याख्या होगी, अदरवाइज व्याख्या नहीं होगी। तो हम करते क्या है, बीच में क्योंकि लगा दें। क्योंकि लगाने पर अगर वाक्य संतुष्ट होते हैं, दोनों वाक्य संतुष्ट होते हैं तो व्याख्या है अथवा व्याख्या नहीं है। तो हमने देखा ब्लैक होल का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है कि यह प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता क्योंकि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। तो ये बात तो नहीं हुई क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वीय क्षेत्र अधिक है और प्रकाश को नहीं निकलने देता। उसका कारण ये थोड़ी कि प्रकाश को नहीं देखा जा सकता इसलिए नहीं निकलने देता, बल्कि इसका कारण क्या होना चाहिए था कि इसका घनत्व तो उच्च होता है। अगर यहाँ पर हो कि इसका घनत्व तो उच्च है तो फिर व्याख्या होगी। तो इस वाक्य के निर्माण में इसका रोल नहीं है और इसीलिए इन दोनों वाक्यों को मिलाने पर वाक्य संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें व्याख्या नहीं होगी। यानी क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले ब्लैक होल का पता किसने लगाया? ए ऑप्शन है गैलीलियो, बी कापरनिकस, सी एस चंद्रशेखर, डी स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर आगे चल के काफ़ी काम किया था, लेकिन सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जो जानकारी दी थी वो पता लगाया था वो था भारत के वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, यानी एस चंद्रशेखर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, तो अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे बिग क्रंच। बिग क्रंच का अर्थ है, तो बिग बैंग के बारे में बहुत लोगों को जानकारी है, लेकिन बिग क्रंच ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। तो ये इस पर हमने अपना प्रश्न बनाया हुआ है, हमारा प्रश्न है।
बनाया हुआ है। तो इसको जरा देखते हैं कि बिग क्रंच का अर्थ है। ए ऑप्शन दिया 15 बिलियन वर्ष पूर्व उस बिंदु में होने वाला विस्फोट जिसमें समस्त ब्रह्मांडी ऊर्जा निहित थी। तो पहले ही क्वेश्चन में हमने शुरुआती प्रश्न में ही बताया था कि बिग बैंग के बारे में कि जॉर्ज लेमेंटर ने बताया था कि समूचे ब्रह्मांड का पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित था और उसमें उस बिंदु में विस्फोट हुआ तो उसके विस्तार निरंतर उसका विस्तार होता गया और धीरे धीरे ब्रह्मांड ने अपना आकार लिया। तो जो पहला ऑप्शन है क्या है कि 15 बिलियन वर्ष पूर्व उस बिंदु में होने वाला विस्फोट जिसमें समस्त ब्रह्मांडी ऊर्जा निहित थी, यानी ये तो हुई बिग बैंग की घटना। बी ऑप्शन है ब्रह्मांड के सभी तारों ग्रहों तथा उपग्रहों का अपने अक्ष एवं कक्षा पर गतिशील रहना, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है निरंतर विस्तारित होता ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश खो देगा और रिक्त तथा काला हो जाएगा। और डी ऑप्शन है ब्रह्मांड स्वयं के आकर्षण बल के प्रभाव से एक निश्चित समयावधि के बाद समस्त पदार्थ एवं ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। तो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट पहला वाला तो यह है बिग बैंग कि उस बिंदु से विस्फोट हुआ और उसकी ऊर्जा निरंतर विस्तारित होती गई, फिर पदार्थ बना और इस तरह से गैलेक्सीज, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह सब बने, सूर्य, तारे ये सब बने और ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप सामने आया। इसके बाद खगोलविदों के ब्रह्मांड को लेकर दो मत है। खगोल विज्ञानियों का एक वर्ग ये कहता है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित होता जाएगा और विस्तारित होते होते धीरे धीरे उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा, उसका क्षरण होता जाएगा और पूरा का पूरा ब्रह्मांड आगे चलकर काला हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा और इस तरह से समाप्त होगा। ये पहले वर्ग के खगोल विज्ञानियों का मत है। और दूसरे वर्ग के खगोल विज्ञानी वो हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, विस्तारित होता जाएगा और अपनी अधिकतम सीमा के बाद ये स्वयं के ही आकर्षण बल के द्वारा फिर वापस खींचना शुरू होगा और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। तो इस जो दूसरा मत है इसको कहते हैं बिग क्रंच, यानी ब्रह्मांड अपनी अधिकतम सीमा तक जाने के बाद फिर अपने अपने ही आकर्षण बल के कारण फिर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। उस घटना को कहा जाता है बिग क्रंच। तो डी ऑप्शन देखिए वही लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड स्वयं के आकर्षण बल के प्रभाव से एक निश्चित समयावधि के बाद समस्त पदार्थ एवं ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगी। तो बिग क्रंच की घटना डी ऑप्शन से होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वी से सबसे निकट स्थित तारा है और ऑप्शन दिए आपके ए ऑप्शन ध्रुव तारा, बी प्रॉक्सिमा सेंटारी, सी सीरियस, इसका एक नाम और है सीरियस या डार्क स्टार कहा जाता है, और डी ऑप्शन है एंड्रोमेडा। तो ये तीन तो तारे हैं और चौथा एंड्रोमेडा जो वो गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी जो है मंदाकिनी या मिल्की वे उसके सबसे पास में स्थित गैलेक्सी है। तो इसमें जरा देखते हैं ध्रुव तारा जो है उसकी पृथ्वी से जो दूरी है 700 प्रकाश वर्ष दूर। प्रॉक्सिमा सेंटारी की है 4.3 प्रकाश वर्ष दूर और सीरियस की दूरी है 9 प्रकाश वर्ष दूर। और एंड्रोमेडा तो तारा है नहीं, ये गैलेक्सी है, लेकिन फिर भी इसकी दूरी अगर जानना चाहते हैं तो 2.4 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इस तरह से आप देखिए इन तीनों में ए बी सी में प्रॉक्सिमा सेंटारी सबसे पास है पृथ्वी के या सौरमंडल में। प्रश्न अगर ये भी आए कि सौरमंडल से सबसे निकट कौन सा तारा है तो भी यही लगेगा, पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा तारा है तो भी यही लगेगा। आंसर क्या होगा प्रॉक्सिमा सेंटारी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ध्रुव तारे की विशेषता जरा सा देख लें कि ध्रुव तारा जो है ये ग्लोब है, पृथ्वी का प्रतिरूप। इसके नॉर्थ पोल, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल पड़ेगा यहाँ पर। पृथ्वी के नॉर्थ पोल के शिरोबिंदु पर यानी बिल्कुल टॉप पर इसके बिल्कुल लंबवत है ध्रुव तारा। और कहाँ यहाँ से कितना दूर है 700 प्रकाश वर्ष या 700 लाइट ईयर दूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि भारतीय खगोलविदों, ये भी हमारा बनाया प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों के एक दल ने हाल ही के वर्षों में अब तक के ज्ञात सबसे बड़े सुपर क्लस्टर की खोज की है। इसका नाम है, ए ऑप्शन दिया एंड्रोमेडा, बी ट्रैपिस्ट फर्स्ट, सी लानियाकी और डी सरस्वती। तो इसके बारे में देख लें पहले कि भारत के खगोलविदों ने कुछ ही वर्षों पहले, लगभग 2017 के आसपास की बात है, कि उसमें भारतीय खगोलविदों ने एक अभी तक के ज्ञात सबसे बड़े सुपर क्लस्टर को खोजा है और उसका नाम है सरस्वती। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। तो सुपर क्लस्टर क्या होता है, इसको जरा समझ लें। हमने शुरू में ही बताया था कि क्लस्टर और सुपर क्लस्टर के बारे में थोड़ा सा बताया था एक प्रश्न में, कि जैसे हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी या मिल्की वे, तो कई आकाशगंगाओं या गैलेक्सीज का एक जो समूह होता है उसको हम कहते हैं क्लस्टर। एक गैलेक्सी ये, एक गैलेक्सी ये, एक ये, एक ये, इसके समूहों को, छोटे समूह को हम कहते हैं क्लस्टर, और जब इन क्लस्टर के बड़े समूह को हम कहते हैं सुपर क्लस्टर। तो सरस्वती वो सुपर क्लस्टर है जो जिसमें सबसे ज्यादा गैलेक्सीज हैं, ये सबसे बड़ा समूह अभी तक का। इनके बारे में जरा देख लें। ए ऑप्शन एंड्रोमेडा क्या है, हमारी गैलेक्सी के निकट स्थित गैलेक्सी। ट्रैपिस्ट फर्स्ट क्या है, नासा के साइंटिस्ट ने एक सौरमंडल को खोजा है कुछ ही वर्षों पहले 2016 में, और उसमें जीवन की संभावनाएं तलाशी गई कि उस सौरमंडल में जीवन संभव है, संभव हो सकता है। उसका नाम रखा गया है ट्रैपिस्ट फर्स्ट। तो ये क्या है, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा नव अन्वेषित सौरमंडल का नाम है ट्रैपिस्ट फर्स्ट। लानियाकी क्या है, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी जिस सुपर क्लस्टर में है उस सुपर क्लस्टर का नाम लानियाकी सुपर क्लस्टर है। यानी मंदाकिनी गैलेक्सी या हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है वो लानियाकी सुपर क्लस्टर के अंतर्गत है, और सरस्वती का तो उत्तर आपने देख लिया। इसके बाद देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है कि निहारिका या नेबुला क्या है, और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, एक तप्त गैस का बादल, एक तप्त गैस का गोला, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो निहारिका या नेबुला होती है वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और धूल कण, हाइड्रोजन गैस और धूल कण के बादल होते हैं, उसको हम कहते हैं निहारिका या नेबुला। और प्रारंभ में जब आकाशगंगाएं बनना शुरू हुई थी तो निहारिका का विस्तारित रूप ही आकाशगंगा बना था, कि शुरू में हाइड्रोजन गैस बनी, फिर वो धीरे धीरे करके हीलियम में बदलना शुरू हुई। तो इसको क्या क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन गैस और धूल के बादल। तो ऑप्शन में क्या है, यही ऑप्शन है, एक तप्त गैस का बादल। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए निहारिका यानी एक तप्त गैस का बादल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत डैश डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। ए ऑप्शन दिया है कापरनिकस, डी सालिनी, सी लाप्लास और डी चैम्बरलेन। तो ये क्वेश्चन जो है ये टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले जरा हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दोनों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तर अपने आप आ जाएगा। 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में टालमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। टालमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी सूर्य और सभी तारे उसके चारों में परिक्रमा करते हैं। इसको कहा गया था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट या भू केंद्रित संकल्पना। या जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद
1543 ईस्वी में पोलैंड के साइंटिस्ट निकोलस कापरनिकस ने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट का उद्धरण उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कमेंटेरियोलस में किया था। और उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सूर्य जो है, सन, ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी या अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, इस तरह से, जो कि वर्तमान स्वरूप है। यानी वर्तमान जो स्वरूप है उसी को, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस सिद्धांत को दिया कापरनिकस ने 1543 में। तो आपका आंसर क्या सही हुआ? कापरनिकस, इसमें इन्होंने दिया था। और टालमी ने तो 140 ईस्वी में भूकेंद्रित संकल्पना दी थी। इसके अलावा दो जो नाम और दिए हैं, लाप्लास, इन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना, और चैम्बरलिन ने भी ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जो कि आगे के चैप्टर्स में इस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। जब इसका नंबर आएगा तो इस पर प्रश्न कराए जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? कापरनिकस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला प्रश्न फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यह है, निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? ए ऑप्शन, एन कापरनिकस यानी निकोलस कापरनिकस, बी आई न्यूटन यानी आइजक न्यूटन, सी हेरोडोटस, और डी है अरस्तु। तो ये वही प्रश्न था जो पिछला प्रश्न था, उसी तरह का प्रश्न ये बदले हुए शब्दों में है, लेकिन ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर भी वही होगा कि निकोलस कापरनिकस। किसने सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? वही आंसर होगा, निकोलस कापरनिकस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया? ए ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी बराहमिहिर, और डी भारवी। तो ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2005 में पूछा गया था। तो इसके पहले वाले प्रश्न में हम बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या कहा था, टालमी ने 140 ईस्वी में अपनी भूकेंद्रित संकल्पना दी, और उसमें उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी तारे और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे। उसके बाद आया था 1543 में निकोलस कापरनिकस की वो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन इन दोनों के बीच छठी शताब्दी में भारतीय विद्वान, भारतीय गणितज्ञ, भारतीय खगोल वैज्ञानिक बराहमिहिर ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये चीज सिद्ध की थी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जो कि वर्तमान वास्तविक परिदृश्य है। इस समय की वही स्थिति है जो आज तक विज्ञान यहाँ तक पहुंच चुका है। इस बात को बराहमिहिर ने निकोलस कापरनिकस से काफी पहले कहा था। जिस बात को निकोलस कापरनिकस ने 1543 में कहा, उस बात को और पहले भारतीय विद्वान बराहमिहिर ने कह दिया था, लेकिन वो बात उन दिनों ज्यादा प्रचारित नहीं हुई। जियोसेंट्रिक थ्योरी कॉन्सेप्ट कापरनिकस के नाम है, लेकिन जब इस वाक्य का उदाहरण आता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो किसके नाम जाता है? बराहमिहिर के नाम, क्योंकि इन्होंने इस बात को
बहुत पहले 6वीं शताब्दी में ही कह दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आज इस ये प्रश्न श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको सही समय पर पहुंचे। ठीक है, तो फिर हम आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।